क्या दिक्कत है? 5 मिनट का कनेक्ट हुआ। उसको चालू करके बंद किया होगा फिर आपने? नहीं नहीं, मैंने पहले भी 2 बार बंद कर लिया, 12 क्लास में 2 बार कनेक्ट ऑफ कर लिया। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। बेटा पहले कनेक्ट हो रहे थे क्या आप लोग? गुड मॉर्निंग सर। यस सर। कनेक्ट हो रहे थे क्या? गुड मॉर्निंग सर। बेटा आप पहले कनेक्ट हो रहे थे क्या शुरू बिफोर 5 मिनट? यस सर। कनेक्ट हो रहे थे? यस सर। चलो चलो ठीक है बेटा, ओके ओके। चलो टॉपिक शुरू करें। देखो हम बीमा बना रहे हैं बेटा, कुछ बीमाएं और बनाएंगे, फिर आप प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है? तो हमने कल प्रूफ किया था कि जो क्षेत्रफल है, जो आपका क्षेत्रफल है सर, जो उसकी बीमा है सर, वो कितनी होती है सर? एल स्क्वायर। क्षेत्रफल की बीमा कितनी होती है? एल स्क्वायर। और ध्यान रखना आयतन को अभी हमने निकाल लिया था सर, आयतन की बीमा क्या होती है? एल क्यूब। क्षेत्रफल की बीमा क्या होती है? एल स्क्वायर। और आयतन की बीमा क्या होती है? एल क्यूब। ये हमने निकाल लिया था। और इसका ठीक है, जो मात्रक है सर वो क्या होगा? मीटर स्क्वायर। और ये मीटर क्यूब अगर एमकेएस बोल रहे हो तो। पर अगर सीजीएस बोले तो हम लोग, अगर आप सीजीएस बोलोगे तो सर ये होगा सेमी स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये होगा सर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? बीमा एल स्क्वायर, मात्रक मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। आयतन का बीमा क्या होगा? एल क्यूब। और इसका जो मात्रक होगा सर वो मीटर क्यूब या सेमी क्यूब होगा, ठीक है? अब देखो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसमें कंप्लीट थोड़ा सा कम क्या करेंगे सर, इसमें कुछ बीमाएं और निकालेंगे, फिर आप प्रैक्टिस करते रहना बेटा। अब देखिए किसकी निकालना चाह रहे हैं हम लोग फिलहाल सर। अब हम निकालना चाहते हैं क्षेत्रफल कितना होता है? एल स्क्वायर। आयतन कितना होता है? एल क्यूब। तो अगर आप निकालना चाहें तो देखो हम घनत्व की विमा निकाल सकते हैं। घनत्व की विमा निकालो कि सर डेंसिटी, तो इसका फॉर्मूला आप ध्यान रखें कि सर जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है सर, वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या कहा सर? जो डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है, वो क्या होता है बेटा? द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो डेंसिटी को हम डी से डिनोट करेंगे, द्रव्यमान हमारा कैपिटल एम हो जाएगा और आयतन हमारा क्या हो जाएगा? कैपिटल बी हो जाएगा। तो पता होना चाहिए डी फॉर डेंसिटी, एम फॉर मास, वी फॉर वॉल्यूम। तो द्रव्यमान तथा आयतन का अनुपात घनत्व कहलाता है। वैसे देखो घनत्व हम कई प्रकार के डिफाइन करेंगे। ये है द्रव्यमान घनत्व, आवेश घनत्व भी होता है, ऊर्जा घनत्व भी होता है। घनत्व एक्चुअल में होता है इकाई पर उपस्थित मात्रा, इकाई पृष्ठ पर आवेश की मात्रा, इकाई आयतन में ऊर्जा की मात्रा, इकाई क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा। तो डेंसिटी कई प्रकार से डिफाइंड होगी, पर डेंसिटी होती है इकाई पर डिफाइंड होता है। डेंसिटी किस पे डिफाइंड होती है? इकाई पर। फॉर एग्जांपल ये है इकाई आयतन में द्रव्यमान की मात्रा, तो ये है द्रव्यमान घनत्व, ठीक है? तो आगे चल के और भी समझ में आएगा, फिलहाल ध्यान रखो डेंसिटी क्या है सर? द्रव्यमान बटे आयतन है, m/v। तो सर परिभाषा हो गई सर, द्रव्यमान तथा आयतन का अनुपात घनत्व कहलाता है, डिनोटेड बाय d m/v। अब सर क्या बनाएंगे? अब सर इसकी बीमा बना लीजिए सर। क्या बनाएंगे? बीमा। तो सबसे पहले हम इसकी बीमा बना, अब डेंसिटी की अगर बीमा बनानी है तो बताओ क्या है सर? एक तो है द्रव्यमान और सर एक कौन है? आयतन। तो द्रव्यमान तो क्या होता है सर? m1 होता है सर, बताया आपने m1। और सर ये आयतन, तो देखो अभी अभी हमने लास्ट क्लास में किया था कि क्षेत्रफल की विमा क्या होती है? एल स्क्वायर। और आयतन की विमा क्या होती है सर? एल क्यूब। आयतन की विमा क्या होती है? एल क्यूब होती है। तो आप ध्यान रखो कि आयतन की विमा एल क्यूब, तो डायरेक्ट पुट कर दें। हम कल लास्ट क्लास में निकाल चुके हैं कि आयतन की विमा क्या होती है? एल क्यूब होती है।
तो द्रव्यमान तो कौन है m1 और आयतन कौन है l क्यूब। अब आप इसको ऊपर लेकर आ जाए तो क्या होगा m1 l-3। जब l+3 को ऊपर लेकर आएंगे तो इसका साइन क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा, तो l की पावर -3। अब देखो इसमें कौन नजर नहीं आ रहा है, आप देखिए इसमें t नजर नहीं आ रहा है, और हमने बताया था कि जो भी नजर नहीं आता है उसकी पावर 0 बना के लिख देंगे, जो भी नजर नहीं आता है उसकी पावर 0 बना के लिख देंगे। तो कितना आएगा m1 l-3 और t की पावर 0। तो ये हमने घनत्व की विमा भी बना ली। ये है कौन डेंसिटी की विमा। तो देखो डेफिनेशन आ गया, द्रव्यमान तथा आयतन का अनुपात घनत्व कहलाता है। फिर फॉर्मूला भी आ गया D बराबर m/v। आपको सिंबल भी पता होना चाहिए, D फॉर डेंसिटी, M फॉर मास और V फॉर वॉल्यूम। अब मास की विमा कितनी होती है m1 और आयतन की कितनी होती है l क्यूब। तो सर हमने इसकी विमा बना ली m1 l-3 और t 0। अब हम चाहें तो सर इसका मात्रक भी बना सकते हैं, हम चाहें तो इसका मात्रक भी बना सकते हैं। तो बताओ मात्रक कितना आएगा सर, इसका मात्रक किलो बना लो। सर द्रव्यमान किस में आएगा किलोग्राम में, द्रव्यमान किस में आएगा, देखो किस में बना रहे हो सर MKS और CGS, मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, और ये है सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। तो देखो द्रव्यमान किस में आता है किलोग्राम में, मीटर किलोग्राम सेकंड, लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में और समय सेकंड में। तो अगर m के तो देखो द्रव्यमान किस में आएगा किलोग्राम में, और आयतन किस में आएगा मीटर क्यूब में। तो ये लो किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। तो सर ये किसका मात्रक आ गया डेंसिटी का, किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। सर ये है MKS में, किसमें है ये MKS सिस्टम में है। अगर आप इसको CGS में लिखना चाहेंगे तो किलोग्राम किस में कन्वर्ट होगा ग्राम में, और मीटर क्यूब किस में आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो ऐसा भी आ सकता है ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, ये किसमें था CGS में आ जाएगा। तो ये लो हमने आपको डेंसिटी कंप्लीट भी कर दी है, ये हमने डेंसिटी आपका कंप्लीट कर दिया है। क्या है द्रव्यमान तथा आयतन का अनुपात घनत्व कहलाता है। इसे हम D से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला D बराबर m/v होगा। इसकी विमा कितनी है सर m1 l-3 t0, और इसका मात्रक क्या है सर किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। अब सर ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी, इसके बारे में बात कर लीजिए। तो हम बता चुके हैं सर, इसके लिए हम फॉर्मूले पे फोकस करेंगे। अगर फॉर्मूले के लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्शन है तो राइट हैंड साइड में डायरेक्शन होगी, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्शन नहीं है तो सर राइट हैंड साइड में डायरेक्शन नहीं होगी। तो आप देखो हम बता चुके हैं कि सर द्रव्यमान में कोई डायरेक्शन नहीं होती है, द्रव्यमान क्या है स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। और हमने यही बताया था कि सर आयतन में भी कोई दिशा नहीं होती, आयतन भी क्या है स्केलर क्वांटिटी है। तो आप देखो द्रव्यमान भी कौन है अदिश, और आयतन भी कौन है अदिश, तो घनत्व में भी कोई दिशा नहीं होगी। लेफ्ट हैंड साइड में कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो राइट हैंड साइड में कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। तो घनत्व क्या है सर एक अदिश राशि है। तो लास्ट में कहेंगे कि घनत्व एक क्या है सर अदिश राशि है, घनत्व एक क्या है अदिश राशि है। ओके, तो ये लो इस तरह से हमने डेंसिटी कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम कर रहे हैं सर वो करते हैं दाब। सर दाब डिनोटेड बाय P, प्रेशर। इसकी बात करो, दाब की बात करो सर, दाब कैसे निकालेंगे। तो आप बताओ सर दाब एक्चुअल में है कौन। तो देखो हमने फोर्स की बात की थी, बल की बात की थी। एक्चुअल में बल क्या है सर बताया था, किसी वस्तु को लगाया गया धक्का, किसी वस्तु को लगाया गया धक्का। हम जिस वस्तु को धक्का लगाते हैं उसको पुश करते हैं, पुल करते हैं, खींचते हैं, उठाते हैं, ठीक है, ड्रैग करते हैं, सरकाते हैं, ये सब के सब फोर्स होता है सर। ये सबका सब हम कहेंगे सब हमको कह रहे हैं सबको फोर्स लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर सबको फोर्स लगा रहे हैं। तो सर हमने बल हमने किया था। तो देखो बल और दाब में, दाब भी एक तरह से बल ही होता है। अब हम किसी को दबा रहे हैं, पुश कर रहे हैं तो फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स को जो प्रेशर है या जो दाब है सर वो भी एक तरह का बल ही होता है, वो भी एक तरह का क्या होता है बल ही होता है। बस इतना सा है, जैसे आपने क्या हुआ सर, ये हमने एक बुक ले ली, सपोज करो ये आपकी सीट ले ली, इसका एरिया आपने कितना लगाया ए, इसका कुछ एरिया होगा सर, ये इसका एरिया है, ए एरिया है। और सपोज करो हमने इसको कितना फोर्स लगाया एफ, कितना फोर्स लगाया एफ। सपोज करो कि सर कोई भी आप ले लीजिए आपके पास में, सर मैंने ये बॉक्स लिया, ठीक है, इसका कुछ एरिया होगा। अब देखो मैं इसको फोर्स लगा रहा हूँ, मैं इसको नीचे की तरफ दबा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैंने फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया एफ, कितना फोर्स लगाया एफ। तो ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो इसके पूरे क्षेत्रफल पे आएगा। इसका कुछ एरिया होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, सर आयताकार है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो सर हमने इसको क्या किया, पुश किया, दबाया, मैंने इसको फोर्स अप्लाइड किया। तो जो मैंने फोर्स अप्लाइड किया सर वो इस पूरे क्षेत्रफल पे आ गया। तो फिर सर ये दाब क्या है,
तो देखो फोर्स का मतलब हम इसको प्रेशर भी कर रहे हैं, इसको दाब भी लगा रहे हैं, पर जो फोर्स है वो पूरे यूनिट पूरे एरिया पे डिफाइंड होता है। जो हमारा फोर्स होता है सर वो किस पे होता है सर, पूरे एरिया पर आता है। अब इस बताओ इस ए एरिया पर कितना फोर्स है एफ, इस पूरे क्षेत्रफल पे कितना फोर्स लगाया एफ, तो बताओ इकाई क्षेत्रफल पर कितना फोर्स आ जाएगा एफ अपॉन ए, ये होगा सर इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। इसका मतलब क्या समझ में आया कि सर दाब भी एक्चुअल में बल ही है, दाब एक्चुअल में है कौन, बल ही है, पर कौन सा बल, जो इकाई क्षेत्रफल पर अप्लाइड होता है। अगर पूरे क्षेत्रफल पे ले रहे हो तो बल, पूरे क्षेत्रफल पे देख रहे हो तो क्या आएगा बल, पर उसी बल को अगर हम यूनिट एरिया पर डिफाइन कर दे, अगर उसी फोर्स को हम इकाई क्षेत्रफल पर देखेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, दाब बोलेंगे। तो अब आप समझ में आ रहा होगा आपको कि जो दाब है एक्चुअल में वो बल ही होता है, जो दाब होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, बल ही होता है। बस इतना सा आपको ये देखना है कि जो सर हम जो दाब है एक्चुअल में वो कौन है, बल ही होता है, बस इकाई क्षेत्रफल पर जो बल आ रहा है तो उसी को हम प्रेशर बोलते हैं, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। पूरे क्षेत्रफल पे जो दब बल आएगा सर वो होगा एफ बल, पूरे क्षेत्रफल पे है जो वो है बल, और इकाई क्षेत्रफल पर जो बल आएगा सर वो होगा दाब। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि सर प्रेशर डिनोटेड बाय पी, तो सर दाब को हम लिखेंगे तो सर ये क्या होगा सर, बल अपॉन क्षेत्रफल, इकाई क्षेत्रफल पर जो लगने वाला बल है सर उसी को हम दाब बोलेंगे। तो P बराबर कितना होगा, F अपॉन ए, F अपॉन ए जहां पूरा लिखा जा सकता है कि P कौन है, दाब, F कौन है, बल, और A कौन है, क्षेत्रफल। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई इस दाब की, बता दिया सर आपने, इकाई क्षेत्रफल पर जो बल आता है, इकाई क्षेत्रफल पर जो लगने वाला बल है सर उसी को हम दाब बोलते हैं। इकाई क्षेत्रफल पर जो लगने वाला बल होता है सर उसी को हम क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। डिनोटेड बाय पी, पी फॉर प्रेशर, तो इसका सूत्र क्या हुआ सर, एफ अपॉन ए, जहां एफ कौन है बल और ए कौन है एरिया। तो आई थिंक एक चीज, दो चीजें तो हमने कर ली, क्या सर, डेफिनेशन आपने बता दी और सर आपने इसका फॉर्मूला भी बता दिया। एक्चुअल में फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसी से क्या बनाते हैं, डेफिनेशन, उसी से क्या बनाएंगे, बीमा, उसी से क्या बनाएंगे, मात्रक, और उसी से हम क्या देख लेंगे सर, वेक्टर है या स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर है या फिर स्केलर क्वांटिटी है, उसी से हम देख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पे देखो आप, तो P बराबर कितना, F अपॉन ए, तो यहाँ से दिख रहा है कि बल तथा क्षेत्रफल का अनुपात, बल तथा क्षेत्रफल का अनुपात दाब कहलाता है, या फिर ऐसे बोलो इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, इकाई क्षेत्रफल पे लगने वाला बल क्या कहलाता है सर, दाब कहलाता है। अब सर क्या बनाएंगे, बीमा, क्या बनाओ सर, सर अब इसकी बीमा बनाते हैं, क्या बनाते हैं सर, इसकी बीमा। तो क्या हम इस दाब की बीमा बना सकते हैं क्या, हाँ सर बना लीजिए। दाब P बराबर कितना होता है सर, F अपॉन ए। अब बताओ अगर मुझे दाब की बीमा चाहिए तो किसकी बीमा चाहिए सर, बल की। तो मैंने बताया था बैक फुट पे जाना सीखो आप, ठीक है, हमें कोई चीज रटनी नहीं है, बल की बीमा डायरेक्ट रटनी नहीं है, हमें बनाना सीखना है। बनाना सीखना है तो आप बैक फुट पे आना सीखो। सर दाब के लिए हमें क्या चाहिए, बल की बीमा, तो बल पे आ गए, F बराबर क्या होता है, ma। अब दिख रहा है कि सर मुझे बल चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, त्वरण चाहिए, तो सर त्वरण पे आ जाओ, कितना होता है, वेग में परिवर्तन P अपॉन T। अब त्वरण के लिए मुझे क्या चाहिए, वेग चाहिए, तो सर वेग पे आ जाओ, कितना आएगा, x अपॉन टी, कितना आएगा, x अपॉन टी आएगा, कितना आएगा सर, x अपॉन टी आएगा। तो किसकी बात कर रहे हैं सर, हम दाब की, किसकी बात कर रहे हैं सर, दाब की बात कर रहे हैं। और क्या बताया सर, दाब क्या होता है सर, बता दिया आपने, इकाई क्षेत्रफल पर, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है सर वही क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। अब बताओ हमें क्या चाहिए सर, हमें चाहिए दाब की बीमा, हमें क्या चाहिए, दाब। तो सर इसके लिए पहले हमें F बल पे आना पड़ेगा सर, कितना होता है, m इंटू ए। सर बल के लिए मुझे त्वरण A पे असर क्या होता है, V अपॉन टी। सर A के लिए मुझे V चाहिए, तो V बराबर कितना आएगा, x अपॉन टी। तो दिख रहा है आपको कि सबसे पहले बीमा किसकी निकलेगी, वेग की, फिर वेग से हम किसके निकालेंगे, त्वरण की, फिर त्वरण से हम किसका निकालेंगे, बल की, और बल से क्या आ जाएगा, प्रेशर, दाब आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दाब आ जाएगा। तो इस तरह से बैक फुट पे आना सीखो। तो सबसे पहले बीमा किसकी आएगी, वेग की, सर वो तो जानते हैं, विस्थापन कौन है, L1, और T कौन है, टाइम T1, तो कितना आएगा सर, ये आएगा L1 T-1। काफी बार निकाल दिया सर,
ठीक है, अब उठा के यहाँ रखो तो सर वेग कितना आया सर L1t-1, क्या एक T1 और है क्या? हाँ सर है, तो कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा L1t-2। क्या वेग हमने निकाल लिया सर? विस्थापन अपॉन समय, विस्थापन L1, टाइम कौन है T1, तो L1/t-1। ओके, फिर सर वेग अपॉन टाइम से लिए। अब सर कौन है? बल। अब तो बल निकालो सर। m कौन है? द्रव्यमान, तो क्या आएगा m1। और सर a कौन है? त्वरण सर ये रहा L1t-2, तो कितना आएगा L1t-2। तो ये लो हमने बल की विमा निकाल भी ली। क्या निकाल लिया है सर? बल की विमा हमने निकाल ली है। अब बताओ बल आ गया क्या? अब किस पे आ जाओ? दाब पर। किस पे आ जाओ? दाब पर आ जाओ। दाब बराबर क्या है सर? बल अपॉन एरिया। तो सर बल की विमा कितनी आई? m1 L1t-2। तो सर यहां लिखेंगे m1 L1t-2 अपॉन में कौन है सर? a फॉर एरिया। सर एरिया की विमा बताओ। तो हम पहले कल की क्लास में कर चुके हैं कि क्षेत्रफल की विमा क्या होती है? L²। क्षेत्रफल की विमा क्या होती है? L² होती है। और सर आयतन की विमा क्या होती है? L³ होती है। तो देखो डायरेक्ट आप याद कर ले, क्षेत्रफल क्या होता है? L² और आयतन क्या होता है? L³। जैसे घनत्व में क्या लिया था हमने? द्रव्यमान बटे आयतन, तो डायरेक्ट लिखा है L³। डायरेक्ट क्या लिखा है? L³। देखो लिखा ना L³, तो ये डायरेक्ट पता होना चाहिए कि एरिया क्या होता है? L² और आयतन क्या होता है? L³। आयतन क्या होता है? L³ होता है। तो यहाँ पे आप L³ लगा दें। क्या लगा दें? L³। सॉरी एरिया है तो क्या आएगा? L²। क्या आएगा? L²। अब बताओ एक L1 से एक L1 कैंसिल हो जाएगा क्या? और फिर भी नीचे एक L1 बचेगा, फिर भी नीचे एक L1 बचेगा, तो उसको ऊपर लेकर आओ तो क्या होगा? L⁻⁻1। तो प्रेशर कितना आ जाएगा सर? ये आएगा m1 L-1t-2। ये किसकी विमा आ गई? दाब की। देखो पहले वेग की निकालो तो L1t-1, फिर त्वरण की L1t-2, फिर बल की m1 L1t-2। क्या बल की आ गई क्या? तो बल को उठा के रख दिया। और नीचे कौन है? एरिया। सर एरिया क्या होता है? L²। एरिया क्या होता है? L² होता है। तो आप उसको ऊपर लिख के जाओ तो L⁻⁻1। L की पावर क्या आएगा? -1 आएगा। तो इस तरह से हमने कर लिया। तो ये कौन आपका? प्रेशर। तो क्या दाब की परिभाषा आ गई? यहाँ से बता दिया। बल और क्षेत्रफल का अनुपात दाब कहलाता है, या फिर ऐसे बोलो इकाई क्षेत्रफल पे लगने वाला बल ही दाब कहलाता है, डिनोटेड बाय P। इसको हम P से नोट करते हैं। सूत्र कितना होता है? F/A होता है। इसकी विमा कितनी आ गई? m1 L-1t-2। अब बताइए क्या हम इसका मात्रक भी बना सकते हैं क्या? हाँ सर बना सकते हो। दाब क्या है सर? F/A। तो क्या हम इसका मात्रक बना सकते हैं? सर कैसे? सूत्र से बनाएंगे सर। सर ये कौन है? बल। तो बताइए बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बता दिया कि बल का मात्रक न्यूटन भी होता है और डाइन भी होता है। न्यूटन भी होता है और डाइन भी होता है। आप बैकफुट तो जाना सीखो बेटा। आप पता है आपको बल का मात्रक क्या है? न्यूटन, या फिर क्या है? डाइन है। सर MKS में क्या लिखेंगे? न्यूटन। और CGS है तो क्या लिखेंगे? डाइन। अब बताओ यहाँ किस में आएगा? न्यूटन में। और A कौन है सर? एरिया। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या आएगा सर? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमने इसका मात्रक निकाल भी लिया, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर ये किसमें है सर? सर ये हमने निकाला MKS में। किसमें निकाला है बताइए? सर ये हमने MKS सिस्टम में निकाला है। अगर हम इसको CGS में लिखेंगे तो आप जानते हो बल तो किसमें आएगा? डाइन में। किसमें आएगा? डाइन में। और ये क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कौन है सर? CGS है। कौन है सर ये? सर ये CGS सिस्टम में है। तो हम पद्धति के हिसाब से इनका मात्रक निकाल सकते हैं। न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर भी होता है और सर डाइन बटे सेंटीमीटर स्क्वायर भी होता है। तो आप देखो सारा काम किससे करते हैं? सूत्र से करते हैं। देखो सूत्र से क्या बन रही है? डेफिनेशन। सूत्र से क्या बना रहे हैं? विमा। सूत्र से हम क्या बनाएंगे? मात्रक। और सूत्र से हम क्या देंगे? इसके लिए देखो बल क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। एरिया भी कौन है? वेक्टर है। तो सर ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। तो आप देखो राइट हैंड साइड में दोनों ही वेक्टर हैं क्या? तो लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर होगा। तो दाब भी प्रेशर क्या है सर? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये एक सदिश राशि है। कौन है? ये एक सदिश राशि है। तो आप देख रहे हैं बेटा कि इस फर्स्ट चैप्टर में जो हम कर रहे हैं सर, इस चैप्टर में केवल एक ही चीज इंपॉर्टेंट है। क्या? कि सर अगर हम भौतिक राशियों के सूत्र याद कर लें, यदि हम भौतिक राशियों के क्या याद कर लें बेटा? सूत्र याद कर लें, तो फिर हम आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि फॉर्मूले से क्या आती है? डेफिनेशन। फॉर्मूले से क्या आती है? विमा। फॉर्मूले से क्या आता है? मात्रक। और फॉर्मूले से क्या देख रहे हैं कि सर वेक्टर है या स्केलर। तो आई थिंक दाब भी आपको समझ में आ गया होगा।
कि F/A इकाई क्षेत्रफल पे लगने वाला बल दाब कहलाता है, P बराबर F/A, ये इसकी विमा है, ये इसका मात्रक है, और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और से ही हमने क्या कर दिया, घनत्व डिफाइन किया। अब इसके बाद में देखो क्या निकाल रहे हैं, बहुत सारी बेटा। अब नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं कार्य, फिर क्या निकालेंगे, ऊर्जा। तो अब हम क्या निकाल रहे हैं सर, कार्य की निकाल, किसकी निकाल रहे हैं, कार्य की। अब किसकी मान निकालना चाहते हैं सर, कार्य की निकालो। W कार्य कौन है सर, तो हम ये 9th क्लास से सीखते आ रहे हैं बेटा। 9th क्लास में कहा आपने कि सर ये कोई वस्तु है और माना हमने इसको फोर्स अप्लाइड किया F, और हमारे फोर्स अप्लाइड करने के साथ माना इसमें कितना विस्थापन हो गया D। कितना विस्थापन हुआ D। तो बताया था कि जो कार्य है सर वो है बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल। याद करो, यही कार्य होता है, बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल। इसको हम ये भी लिखते हैं क्या, FD cos ऑफ थीटा। ये हमारा कार्य होता है। आपने 9th क्लास में सीखा होगा या 10th में आपके पास आ गया होगा। सर कार्य किसी कहते हैं, सर किसी वस्तु पे आरोपित बल और विस्थापन का जो अदिश गुणनफल होता है, किसी वस्तु पर आरोपित बल और विस्थापन का जो अदिश गुणनफल होता है वो कार्य कहलाता है। देखो बेटा, जब हम अदिश गुणनफल या सदिश गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो आपको कार्य ज्यादा बेटर समझ में आएगा। फिलहाल आप ध्यान रख लीजिए इतना ही कि हमें फॉर्मूला पता हो गया, और हमने क्या बताया कि सर किसी वस्तु पे आरोपित बल और जो विस्थापन है सर उसका जो अदिश गुणनफल है सर वो क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। कि हमने किसी वस्तु को फोर्स अप्लाइड किया, हमने किसी वस्तु को फोर्स अप्लाइड किया, तो वस्तु पे फोर्स अप्लाइड करने के साथ, वस्तु पर फोर्स अप्लाइड करने के साथ माना वस्तु में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ सर D, माना वस्तु में विस्थापन कितना आया, D आया। तो सर हमने कितना काम किया सर, कुछ नहीं, बल और विस्थापन का सर डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, बल और विस्थापन का अदिश गुणा निकाल दो, FD cos थीटा, जहां थीटा कौन है, बल और विस्थापन के मध्य का कोण है। सर स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही, हाँ बेटा, स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही। स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही बेटा, अब देखो बेटा सही है। हाँ ओके बेटा, तो क्या कहा, तो किसी भी वस्तु पे हमने कितना फोर्स लगाया F, और डिस्प्लेसमेंट कितना आया बेटा D, तो कितना कार्य होगा सर, बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल। पर अभी फिलहाल हम वेक्टर वगैरह की बात नहीं करेंगे। हमने तो देख लिया कि सर कार्य क्या होता है, सर बल इंटू विस्थापन। कार्य एक्चुअल में कौन है, बल इंटू विस्थापन है, बस इतना ध्यान रखो, फॉर्मूला आ गया। जहां कार्य क्या है सर, कार्य है W कौन है सर, कार्य है वस्तु पर किया गया कार्य। F कौन है सर, वस्तु पर आरोपित बल। F कौन है बेटा, वस्तु पे आरोपित बल है। D कौन है सर, सर ये है वस्तु का विस्थापन। D कौन है, वस्तु का विस्थापन। ये पता होना चाहिए बेटा आपको कि क्या कहा कि सर यदि हम किसी वस्तु को F बल आरोपित करें और हमारे बल लगाने के साथ माना वस्तु में कितना विस्थापन हो गया सर, D विस्थापन हो गया, तो सर बताइए हमने कितना कार्य किया। तो बता दिया मैंने, बल इंटू विस्थापन सर ये कार्य होता है। फिलहाल इतना ध्यान रखना, ठीक है। वैसे तो मैंने बता दिया मैंने आपको कि किसी वस्तु पे आरोपित बल और उसके विस्थापन का जो अदिश गुणनफल होता है सर वो कार्य कहलाता है, ठीक है। फिलहाल हम किस पर आ रहे हैं सर, डेफिनेशन हो गई, यहाँ से बता दिया किसी वस्तु पे आरोपित बल और विस्थापन का जो अदिश गुणनफल है वो कार्य होता है, डिनोटेड बाय W। क्या होता है सर, बल इंटू विस्थापन। एक्चुअली में देखो बल इंटू विस्थापन कब होता है, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में। तो हम स्पेशल केस ले रहे हैं फिलहाल, हम जब आगे वाले चैप्टर में आएंगे तो कार्य पूरा आपके एक चैप्टर को मेंटेन करता है कि कार्य किसे कहते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार का होता है, बाहरी कार्य होता है, आंतरिक कार्य भी होता है, कार्य पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, कार्य निकालने के तरीके, कार्य ऊर्जा परमेय। बेटा काफी लंबा चैप्टर है, फिलहाल इतना नहीं, हमें तो फिलहाल ध्यान रखना है कि कार्य एक्चुअल में कौन है, बल इंटू विस्थापन है। पर ये कब होगा, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में, ठीक है। तो अब बताइए क्या हमने
डेफिनेटली हाँ सर, बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल कार्य कहलाता है, डिनोटेड बाय डब्ल्यू एफ इंटू डी। अब बताओ क्या बना सकते हैं सर? हम सबसे पहले बीमा बनाएंगे। हम सबसे पहले क्या बनाएंगे सर? बीमा बनाएंगे। तो बताइए अगर हम बीमा बनाएं तो सर कहाँ से बनाएंगे? आप बनाना शुरू करो, देखो बना सकते हो क्या? बताओ, दिख रहा है ना सर? कौन कौन है बताओ यहाँ पे, बोलिए कौन कौन है इसमें? अगर आप दिमाग लगाएं तो आपको दिख रहा होगा बेटा इसमें क्या है सर। सबसे पहले हम बात करें तो सर W है, तो W बराबर कौन है सर? F इंटू डी। तो साफ साफ दिख रहा है कि सर अगर मुझे कार्य की विमा निकालनी है, अगर मुझे कार्य की विमा निकालनी तो सर किसकी विमा चाहिए? बल की। और एक और है सर विस्थापन, तो सर जानते हैं विस्थापन तो L1 होता है, विस्थापन तो क्या होता है सर? L1 होता है। तो नेचुरल है सर मुझे क्या चाहिए? बल। F बराबर क्या होता है? ma। तो आप बैक फुट पे जाइए, कार्य के लिए मुझे क्या चाहिए? बल। तो बल पे गए, F बराबर कितना हुआ? ma। बल के लिए मुझे क्या चाहिए? A, त्वरण। त्वरण कितना हो सर? v अपॉन टी, वेग में परिवर्तन की दर। त्वरण के लिए मुझे क्या चाहिए? वेग। सर वेग बराबर क्या होता है? x अपॉन टी। तो आप देखो दिख रहा है पहले किसकी विमा निकलेगी? वेग की, फिर वेग से क्या आएगा? त्वरण, फिर त्वरण से क्या आएगा? बल, और बल से क्या आएगा? कार्य। तो बोलो वेग कितना होगा सर? ये होगा L1t माइनस 1। अब कर लिया था बहुत बार। इसका कितना आएगा सर? ये आएगा L1t माइनस 2। और ये कितना आएगा सर? ये आएगा M1 L1t माइनस 2। ओके, तो देखो हमने पहले वेग की निकाली, फिर त्वरण की, और फिर बल की। अब आप कार्य पे आ जाओ, तो कार्य क्या होगा सर? कार्य हमने निकाला बल इंटू विस्थापन, तो कितना आएगा सर? M1 L1t माइनस 2। किसकी है ये? बल की। किसके रख दी? बल की। अब साथ में कौन है सर? इंटू विस्थापन, तो विस्थापन तो सर L1 होगा, विस्थापन तो क्या होगा? L1 होगा। तो कुल मिला के हमारे पास कितना आएगा सर? M1 L स्क्वायर t माइनस 2। सर ये कौन है? कार्य है। तो ये लो हमने कार्य की विमा निकाल भी ली। तो क्या कार्य की डेफिनेशन हो गई, कार्य का फॉर्मूला हो गया, और लास्ट में कहने का सर कार्य की विमा भी निकाली। कार्य की विमा कैसे सर? F बराबर F इंटू डी सर, बल इंटू विस्थापन। सर बल के निकाले, डी निकालेंगे। अब सर क्या सर मात्रक भी बना दो, क्या बना दो सर? मात्रक। तो बोलो W बराबर कौन है सर? F इंटू डी है सर, F इंटू डी है। तो क्या हम कार्य का मात्रक नहीं बना सकते हैं? क्या बताइए, क्या हम कार्य का मात्रक बना सकते हैं? तो हाँ देखो कार्य का मात्रक बनाओ, तो क्या है सर? ये है बल इंटू विस्थापन। तो बल किस में होता है जानते हो सर? न्यूटन होता है बल। तो सर बल तो क्या होता है? न्यूटन होता है। और इंटू में कौन है? डी। डी कौन है सर? डिस्प्लेसमेंट। तो विस्थापन, विस्थापन में क्या आएगा? मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, ये है सर कार्य का मात्रक। सर किसमें है ये? सर ये है एम के सिस्टम में। पर ध्यान रखना इसे जॉइंट रूप में क्या बोला जाता है सर? इसको हम बोलेंगे जूल। क्या बोलते हैं इसको? जूल बोलते हैं एम के सिस्टम में। तो हमने कार्य का मात्रक निकाला सर कैसे? F इंटू डी से। तो बल तो कौन है सर? न्यूटन है, जानते हैं। डी कौन है? विस्थापन सर मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर, क्या कहा सर? न्यूटन इंटू मीटर होगा। और सर इसको जॉइंट रूप में क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जूल बोलते हैं। एम के सिस्टम में होता है। और सर अगर मैं इसको सीजीएस में निकालू तो सर सीजीएस में न्यूटन से क्या क्या आएगा? डाइन, और मीटर से क्या आएगा? सेंटीमीटर। न्यूटन डाइन इंटू सेंटीमीटर। और इसको हम जॉइंट रूप में क्या बोलते हैं? अग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्र, सीजीएस। तो दोनों ही ध्यान रखना कि कार्य का मात्रक जूल भी होता है और कार्य का मात्रक अग्र भी होता है। न्यूटन इंटू मीटर या जूल, डाइन इंटू सेंटीमीटर क्या होगा? अग्र। तो एमकेएस में कार्य कौन है? जूल, और सीजीएस में कौन है? अग्र। ध्यान रखना अगर बल की बात करोगे ना तो बल एमकेएस में कौन है? न्यूटन, और सीजीएस में कौन है? डाइन। तो देखो ना पीछे पता होना चाहिए, आप जो पीछे मैं करा रहा हूँ उसको याद करते चले, जो पीछे के सारे स्टेप आगे यूज करेंगे हम बार बार। जैसे बल कौन है? देखो न्यूटन। अभी हमने दाब की बनाई थी सर, दाब क्या था सर? F अपॉन ए। तो बताओ क्या है? न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। ये लो बन रहा है सर, पीछे पता होना चाहिए। एरिया क्या? मीटर स्क्वायर। बल कौन है? न्यूटन। तो अगर पीछे के सारे स्टेप आप ध्यान में रखोगे तो आगे आसान हो जाता है। ठीक है, तो बताइए ये कौन है? न्यूटन। डी कौन है? मीटर, विस्थापन। तो न्यूटन टू मीटर। अब इसको जॉइंट रूप में क्या बोल दिया? जूल। तो ये भी ध्यान रखना कि कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल या अग्र होता है। एमकेएस में क्या होता है? जूल, और सीजीएस में क्या होता है? अग्र होता है। सीजीएस में क्या होता है? अग्र। तो यहां तक समझ में आ गया क्या? अब लास्ट में सके ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर? ध्यान रखो हमने बताया था कि इसके लिए आप सूत्र पे जाओ, इसके लिए आप सूत्र पे जाएंगे तो आप देखो बताया था लेफ्ट हैंड साइड में अगर डायरेक्शन है तो राइट हैंड साइड में डायरेक्शन होगी, और लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्शन नहीं है तो राइट हैंड साइड में डायरेक्शन नहीं होगी। आप देखो यहाँ पे F कौन है? बल, सर सदिश राशि है।
डी कौन है, विस्थापन, तो सदिश राशि है। पर देखो कार्य आपको अदिश मिलेगा। सर ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तक आपने तो ये समझाया कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर डायरेक्शन है तो राइट हैंड साइड में डायरेक्शन होगी, और लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्शन नहीं है तो राइट हैंड साइड में डायरेक्शन नहीं होगी। पर आप देखो बल और विस्थापन की बात करो आप, किसकी बात करेंगे बेटा? बल और विस्थापन की बात करिए तो देखो बल भी वेक्टर क्वांटिटी है, विस्थापन भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इन दोनों का क्या कर रहे हैं बेटा? यहाँ पे अदिश गुना हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पे दो सदिशों का हम एक अदिश गुणा कर रहे हैं। और आगे चल के आपको सिखाएंगे कि जो सदिशों का गुणनफल है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है सदिश गुणनफल, एक होता है अदिश गुणनफल। एक क्या होता है? सदिश गुणनफल होता है, और एक क्या होता है बेटा? अदिश गुणनफल होता है। तो सदिश गुणनफल कौन? जिसमें सदिश राशि प्राप्त हो, और अदिश गुणनफल कौन? जिसमें अदिश राशि प्राप्त हो। तो देखो यहाँ बल और विस्थापन का अदिश गुणा कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, और अदिश गुणनफल में सदैव एक अदिश राशि प्राप्त होती है। तो ये स्पेशल केस हुआ कि जहां कहीं भी डॉट प्रोडक्ट आ रहा है तो फिर आपको ध्यान रखना है कि डॉट प्रोडक्ट में हमेशा स्केलर क्वांटिटी ही मिलती है। तो बल भी सदिश है माना, विस्थापन भी सदिश है, लेकिन दोनों का क्या हुआ? डॉट प्रोडक्ट हुआ, अदिश गुणनफल हुआ, इसलिए हमें अदिश राशि प्राप्त होगी। तो कार्य कौन है? अदिश राशि। तो आई थिंक आपको कार्य समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हम किसकी बात कर रहे हैं? सर ऊर्जा की। किसकी बात कर रहे हैं? सर ऊर्जा की बात करो। सर ऊर्जा क्या है सर? तो देखो ऊर्जा की बात करी सर, अगर हम ऊर्जा की बात करें, डिनोट बाय ई, ऊर्जा, एनर्जी, तो वैसे तो देखो क्या होता है, एनर्जी और जो कार्य है, ऊर्जा और कार्य सर एक दूसरे के समतुल्य होते हैं। ऊर्जा और कार्य एक दूसरे के समतुल्य होते हैं। इसका मीनिंग ये है कि अगर हमारे पास, आप इसको समझ सकते हैं, आप अंडरस्टूड भी कर सकते हैं कि सर अगर हमारे पास एनर्जी लेवल है, इसका मतलब क्या है? हम काम कर सकते हैं। इतना समझ में आ रहा है आपको कि सर अगर हमारे पास एनर्जी है, हमारे पास एनर्जी लेवल है, तो हम ज्यादा हार्ड वर्क कर लेंगे, और अगर हमारे पास एनर्जी कम है तो हम कम वर्क करेंगे, और एनर्जी है ही नहीं तो क्या हम कार्य कर पाएंगे? नहीं सर। तो एक्चुअल में एनर्जी और कार्य, ऊर्जा और कार्य एक दूसरे के समतुल्य है। ऊर्जा है, हमारे पास ऊर्जा है तो हम काम कर सकते हैं, और अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है इसका मतलब क्या है? उसके पास एनर्जी लेवल है। तो ये एक दूसरे के समतुल्य होते हैं कि कार्य है तो ऊर्जा है, ऊर्जा है तो कार्य है। ध्यान रखना। अगर हम कह रहे हैं कि सर हमने सुबह प्रॉपर खाना खा लिया अपन ने, तो आप देखो जैसे आप खाना लेते हैं तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, हमें बॉडी को एनर्जी मिल जाती है, और एनर्जी लेवल बढ़ते ही हमें काम करने की क्षमता आ जाती है। एक्चुअल में ऊर्जा की जो परिभाषा है वो क्या है? देखो अगर डेफिनेशन बोले तो ऊर्जा की परिभाषा बोलते हैं कार्य करने की क्षमता। जो हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता होती है उसी का नाम क्या है? ऊर्जा है। और आप जानते हो हम एनर्जी कहाँ से प्राप्त कर सकते थे? एनर्जी प्राप्त करने के कई तरीके हमारे पास, जो खाद्य पदार्थ हैं, हम खाना ले रहे हैं, दूध के जरिए ले सकते हैं, जूस के जरिए ले सकते हैं, फ्रूट्स, तो हमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनके माध्यम से हम एनर्जी को प्राप्त करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और हमारी बॉडी में कार्य करने की क्षमता आती है। अगर आप देखो, अगर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, आपने एनर्जी लेवल बहुत कम हो गया, तो हम काम नहीं कर पाएंगे। नहीं सर ऐसा तो नहीं, हम तो रेगुलर काम करते हैं। तो देखो इसको प्रैक्टिकली, अगर आप 2 डेज 3 डेज 4 डेज तक खाना नहीं ले, अभी हम रेगुलर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी मिलती रहती है, हम काम करते रहते हैं। लेकिन अगर आप कंटिन्यूस 2 डेज 3 डेज 5 डेज तक खाना लेना बंद कर दें, तो आप देखो धीरे धीरे आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल कम हो जाएगा, और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि आप कोई भी काम करने में अपने आप को सक्षम नहीं पाएंगे। आपको कोई भी छोटा सा काम करना है तो आपको लगेगा कि मैं उसको नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सर किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, और हमारा एनर्जी लेवल बहुत कम हो चुका है कि हमने 5 डेज से कोई खाना नहीं लिया है, एनर्जी प्रोडक्ट लिया ही नहीं। तो इसका मतलब धीरे धीरे हमारे एनर्जी लेवल क्या हो गया? कम हो गया। आप देखो 5 डे बाद में तो आप उठकर चल भी नहीं पाओगे। जैसे हम उठेंगे तो हमें चक्कर से आएंगे, हम चल नहीं पाएंगे। क्यों? तो सर हमें अपनी बॉडी को धकेलने के लिए, हमें अपने आप को आगे चलाने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है बेटा? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो एक्चुअल में ऊर्जा कौन है? सर ऊर्जा एक्चुअल में है कार्य करने की क्षमता। अगर हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी है, हमने खाना खा लिया है, हमें एनर्जी मिल गई है, तो हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो कार्य करने की क्षमता का ही दूसरा नाम क्या है? ऊर्जा है। और ऊर्जा और कार्य एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा? समतुल्य होते हैं। अगर कार्य है इसका मतलब आपके पास एनर्जी है, और अगर आप एनर्जी रखते हो तो इसका मतलब आप कार्य कर सकते हो। तो डेफिनेशन क्या हुई? कार्य करने की क्षमता, ठीक क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है।
और जैसा हमने कहा कि सर ऊर्जा और कार्य एक दूसरे से समतुल्य हैं, इसलिए जो विमा किसकी है, कार्य की, सर वही किसकी आएगी, ऊर्जा की। जो मात्रक किसका है, कार्य का, सर वही मात्रक किसका आएगा, ऊर्जा का। जैसे ऊर्जा की, कार्य की विमा कितनी है सर, m1l² t-2 है, तो ऊर्जा की विमा भी कितनी होगी, m1l² t-2 होगी। कार्य का मात्रक क्या है सर, जूल या अग्र है, तो वहां भी उसका मात्रक क्या होगा, जूल या अग्र होगा। और कार्य क्या है, अदिश राशि है, तो ऊर्जा भी क्या है, अदिश राशि होगी। कुल मिला के कार्य और ऊर्जा एक दूसरे के क्या होते हैं, समतुल्य होते हैं। तो जो विमा कार्य की है वही ऊर्जा की होगी, जो मात्रक कार्य का है सर वही ऊर्जा का होगा। और कार्य कौन है, अदिश, तो ऊर्जा भी कौन, अदिश। आप चाहो तो देख भी सकते हो, जैसे गतिज ऊर्जा कितनी होती है सर, ये होती है 12 mv²। आप इसकी ऊर्जा विमा निकाल के देख ले, देखो इसके बराबर ही आएगी ऊर्जा के सर, गति ऊर्जा निकालो सर, 12 mv² होती है। तो जहां जानते हैं सर ई कौन है, सर ई तो है गतिज ऊर्जा, ई कौन है, गतिज ऊर्जा है सर। सर एम कौन है सर, द्रव्यमान है सर, एम कौन है सर, द्रव्यमान है। और सर वी कौन है, वेग है सर। अब बताओ क्या हम इसकी विमा नहीं लिख सकते, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बताइए 1/2 की कोई विमा नहीं होती, 1/2 की कोई विमा नहीं होती है, पर ये m कौन है, द्रव्यमान है सर। तो द्रव्यमान की विमा कितनी है, m1 इंटू सर कौन है, वेग, सर वेग की विमा सर ये रहा L1 t-, पता है आपको, कितनी बार कर लिया आपने। तो सर ये आएगा L1 t-1 का क्या है, होल स्क्वायर। तो सॉल्व करो कितना आएगा, m1l² t-2। तो ये लो हमने ऊर्जा की विमा निकाल भी ली, निकाली। पर देखो क्या ये दोनों बराबर है क्या, सर इसकी सर m1l² t-2 कौन है, कार्य, ए बराबर एम से निकाला, ए बराबर एम बल इंटू हिसाब से निकाला, कितनी आई सर m1l² t-2, इसकी भी कितनी आई m1l² t-2। तो आप देख रहे हैं कार्य और ऊर्जा की विमा क्या होती है, बराबर, क्योंकि कार्य ऊर्जा एक दूसरे के क्या है, तुल्य है। इसलिए जो विमा कार्य की है वही विमा ऊर्जा की होगी, जो मात्रक कार्य के हैं सर वही किसके होंगे, ऊर्जा के होंगे। सर इसका मात्रक क्या है, जूल या अग्र, तो इसका मात्रक भी क्या होगा, जूल या अग्र होगा। जूल किस में होगा, MKS में, और अग्र किस में होगा, CGS में होगा, ठीक है। और साथ में कार्य कौन है, अदिश, तो ऊर्जा भी कौन है, अदिश। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो दो इंपॉर्टेंट हमने और डिस्कशन कर दिए सर, कार्य और ऊर्जा। और क्या देखा कि ऊर्जा और कार्य एक दूसरे के समतुल्य होते हैं, इसलिए जो मात्रक किसका है, कार्य का है, वही ऊर्जा का। जूल अगर, तो यहाँ भी जूल अगर, इसकी विमा कितनी है, m1l² t-2, तो इसकी विमा कितनी होगी, m1l² t-2। कार्य कौन है, अदिश, तो ऊर्जा भी कौन है, अदिश। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अभी तक आपने काफी सारी विमाएं बना ली है, तो आपने समझ लिया होगा बेटा कि अगर हम किसी भी सर एक बार दोबारा बता दो, क्या बेटा, एक बार ये वापस से बता दो। हाँ ऊर्जा बेटा, देखो ऊर्जा कितनी होती है बेटा, 12 mv² होती है। तो m कौन है, द्रव्यमान, इसकी विमा कितनी आएगी, m1। वेग कौन है सर, जानते हैं L1 t-2 है बेटा, तो सर इसका स्क्वायर करो तो कितना आएगा, m1l² t-2। तो बताओ ऊर्जा की विमा कितनी आई, सर ये आया m1l² t-2। तो देखो यहाँ पर भी कार्य भी कितना है, m1l² t-2। तो जो विमा कार्य की है वही किसकी आई, ऊर्जा की। और ये ध्यान रखो बेटा कि ऊर्जा और कार्य क्या है, एक दूसरे के तुल्य है। अगर हमारे पास एनर्जी है तो हम काम कर सकते हैं, और अगर हम काम कर रहे हैं इसका मतलब हमारे पास में एनर्जी है, तो दोनों एक दूसरे के समतुल्य हैं। इसलिए जो मात्रक कार्य का है वही मात्रक ऊर्जा का होगा, जो विमा कार्य की है वही विमा किसकी होगी, ऊर्जा की होगी। कार्य कौन है, अदिश है, तो ऊर्जा भी क्या है, अदिश राशि, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के तुल्य हैं। अब आपने समझ लिया होगा बेटा कि अगर हम किसी भौतिक राशि के, यदि हम किसी भौतिक राशि की क्या ले बेटा, अगर आप सूत्र ध्यान रखेंगे तो हम उसका मात्रक बना सकते हैं, उसकी बीमा बना सकते हैं। तो आई थिंक आपको बनाना आ गया होगा। अब आगे बेटा आप इसकी थोड़ी खुद प्रैक्टिस करें, अगर हमें जरूरत लगी तो एक आध और बता देंगे, बाकी हम आगे बढ़ जाएंगे। क्या सर बीमा हमने क्यों लिखी, बीमा या बीमे समीकरण के उपयोग, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही होगा। पर आप टेक्स्ट बुक देखेंगे उसमें बहुत सारी बीमाएं और भी बना रखी है, पर आई थिंक आपको बीमा बनाना आ गया होगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो और आगे डिस्कस कर लेंगे। आपको सूत्र याद रखना है, उससे डेफिनेशन बन जाएगी, उससे बीमा बनाना आपने सीख लिया है, मात्रक बनाना आपको आ रहा है, बस ये आपको आ जाना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, सर विमीय समीकरण के उपयोग। अब आप बाकी प्रैक्टिस करें, टेक्स्ट बुक में देखें, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आप फॉर्मूले को चेक करेंगे, देखेंगे तो अपने आप काम हो जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, आज अभी मैं क्लास के बाद बेटा नोट सेंड कर रहा हूँ आपको ना, क्लास के बाद में अभी तक जितनी भी बीमाएं मैंने लिखाई है सारी आपको नोट्स में मिल जाएगी, क्लास के बाद में नोट्स मिल जाएंगे बेटा। थैंक यू बेटा।